फीडर्स को सोसाइटी में कितना सपोर्ट मिलता है? फीडर्स को सपोर्ट मिलता है क्योंकि मुझे मिला है। फीडिंग लीड्स टू स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। आई टेल यू हाउ। बहुत सिंपल सा चीज है। 6 साल में 100% स्टरलाइजेशन हुआ है। क्या कॉस्ट आता है एक डॉग को स्टरलाइज करने में? जब वैन आती है ना कैच करने, तो वो भी 100% पक्का नहीं होता कि उसे कैच कर पाएगी, लेकिन मैं 100% उसे कैच कर पाऊंगी। चाइना को खुश करने के लिए इंडिया जो है सप्लाई कर रही है डॉग का मीट टू चाइना। हाँ, क्योंकि बहुत से नेता हैं जो गवर्नमेंट में हैं जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स पास किए हैं। एबीसी रूल क्या है? एनिमल बर्थ कंट्रोल। ओके। पार्लियामेंट में ऑलरेडी ये पास किया हुआ है कि एबीसी रूल आप फॉलो करो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एबीसी रूल ही फॉलो नहीं हुए हैं। कोई भी ऐसा एक रेस्क्यू जो आपके लाइफ में सबसे मुश्किल रहा हो? हमारा सबसे मुश्किल रेस्क्यू तोड़ दिया था जिस रेस्क्यू ने, कचरे सहित चारों पैर बांध के किसी जगह पे फेंक दिया था। उसका मुंह भी बांधा हुआ था। उसका मुंह खोला हमने टेप से, तो उसके पैर पता नहीं कितने दिन से बांधे हुए थे कि उसके पैर अकड़ चुके थे। 3 साल लगे हैं और आज भी वो इतनी ट्रॉमा में है। मिस करते हो? बहुत ज्यादा अभी भी। कैसे वो आपकी दुनिया में आया, कैसे उसने आपकी थिंकिंग को बदला? तो जब वो मेरी लाइफ में आया तब उससे भी मैं डरती थी। कितने साल से आप इस एसोसिएशन से जुड़ी हैं? और कोविड टाइम में आपको पता था कि किस तरह के हालात पैदा हुए थे। कोविड टाइम पे सब बंद हो गया। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तकलीफ देखते हैं और आगे मुड़ जाते हैं, और दूसरे वो जो तकलीफ देखकर अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। आज के हमारी गेस्ट ऐसी हैं जो तकलीफ देख करके उन बेजुबानों की आवाज़ बनी, उनकी जिम्मेदारी उठाई उन्होंने, और आज उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन के द्वारा उन बच्चों का ख्याल रख रही है। अविशा फाउंडेशन की फाउंडर रचिता विश्वकर्मा जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना वक्त निकाला और हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ी आप। थैंक यू सो मच। जब मैंने अविशा एसोसिएशन के बारे में सुना तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए काम करती होगी या फिर विमेन के लिए काम करती होगी, क्योंकि नाम ही ऐसा है अविशा फाउंडेशन। बहुत कंफ्यूज थे कि हम कुछ ऐसा रखें जो एनिमल से रिलेटेड हो, बट पता नहीं क्यों फिर मेरे ध्यान में आया कि कुछ ऐसा हो जो भगवान की देन है। जब हम गूगल कर रहे थे तो अविशा उसका एक सिनोनिम आया कि इसका मतलब है गॉड्स क्रिएशन। तो ये भी एक भगवान की क्रिएशन है, तो हमने इस तरह से ये नाम इजाद किया। कितने साल से आप इस एसोसिएशन से जुड़ी हैं? और दिस एसोसिएशन केम इनटू बीइंग इन कोविड टाइम्स, लेकिन उससे पहले हम फीडिंग करते थे। कोविड टाइम में आपको पता था कि किस तरह के हालात पैदा हुए थे। कोविड टाइम पे सब बंद हो गया, तो इनके पास कुछ भी नहीं था। पहले तो अपने सिर्फ एरिया में घर पे बना के खाना देना शुरू किया। अपनी सोसाइटी के बाहर के 10 डॉग्स को खाना देना शुरू किया। तो जब वो 10 डॉग्स को देती थी तो दूर खड़े जो 20 डॉग्स 25 डॉग्स थे वो देखते होते थे कि उनको खाना मिल रहा है। तो बड़ी दया आती थी कि यार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस तरह करके वो 10 की जगह ना वो मैंने 20 के लिए बनाना शुरू किया, क्योंकि वो दया जब आती है ना आपको तो आपको तकलीफ पहुंचती है कि आप हेल्पलेस महसूस करने लगते। तो कोविड में तो बाहर जाना अलाउड ही नहीं था, फिर मैंने स्पेसिफिकली मेनका गांधी जी को रीच आउट किया कि मैम मैं इस तरह से हेल्प करना चाहती हूँ इन बच्चों को। तो उन्होंने एक कार्ड मुझे इशू किया था जिसकी वजह से मैं बाहर जा पाती थी। तो मुझे स्पेसिफिक कार्ड मिला हुआ था, फीडर्स कार्ड। मुझे आज भी याद है कोविड में जब मैं अपनी विंडो खोल करके बाहर ऐसे बैठती थी तो बड़ा अच्छा लगता था कि नीला आसमान, बाहर सड़कें एकदम खाली, और जो नंदी हैं और डॉग्स हैं वो अपना राजा की जिंदगी जीते थे। पर वो सिर्फ दिन का टाइम था। हाँ। पर वही जब रात को रोते थे क्योंकि उन्हें खाना तो मिलता नहीं था, फीडर्स अवेलेबल नहीं थे उनके लिए, मैं हमेशा सोचती थी कि इनका ख्याल कौन रखता है। तो मेरे जैसे बहुत से फीडर्स इस समय पे बाहर निकले थे, सिर्फ मैं ही नहीं थी। तो मैंने इस तरह से करीब 60 बच्चों का खाना बनाना शुरू किया। घर पे बनाती थी, तो चिकन वाले से टाई अप कर लिया था क्योंकि वहां से हमको छाटन मिल जाता था, और एक्स्ट्रा जो बचा हुआ होता है वो हम ले आते थे घर, और राइस में कुक करके
उसको हल्दी डाल के और उनको बॉईल करके और उनको खाना बांटना शुरू किया। और फीडर कार मेरे पास था ही, तो मेरे को आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, मुझे पुलिस आराम से आने जाने देती थी उस समय पे। फिर ऐसे करके जब मेरा काम मेरी सोसाइटी के ही कुछ 2-4 लोगों ने देखा, इसी दौरान मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनी एक लड़की से जिसका नाम मिताली है, जो मेरी इस अविशा एसोसिएशन में डायरेक्टर भी है अब। तो उसने मेरा ये काम देखा एंड दैट्स हाउ वी गॉट एसोसिएट। तो इस तरह से 60 की जगह हम 150 डॉग्स तक पहुंच गए। उस समय पे एक कंडक्टर हुआ करता था, बस कंडक्टर, जो स्कूल बसेस भी बंद हो गई थी, तो वो बिना जॉब के था। तो उसने कहा कि मैम मैं करूंगा, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, आप जो ये काम कर रहे हो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ना, जब आप रास्ता ढूंढते हो ना तो भगवान अपने आप आपको हेल्प भेजने लगता है धीरे धीरे करके। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और फिर हमने सोचा कि जब हम ये इस लेवल पे कर ही रहे हैं तो अब ये रुक नहीं सकता है। तो दैट्स हाउ अविशा एसोसिएशन केम इनटू बीइंग। आपने 2020 से स्टार्ट किया। हाँ। तो आज पीछे मुड़ के देखते हो तो कैसा लगता है? इट्स बिन अ लर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बिन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, बिकॉज एक समय ऐसा भी था जब मैं डॉग से खुद बहुत डरती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं रास्ता बदल लेती थी अगर डॉग रास्ते में बैठा होता था। लेकिन मेरी लाइफ में एक डॉग आया और उस डॉग ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। और मुझे ये समझ में आया कि दे आर जस्ट मिसअंडरस्टूड। क्या नाम था उस डॉग का? ड्यूक। ड्यूक। और अब वो मेरी लाइफ में नहीं है, वो जा चुका है मेरी जिंदगी से, लेकिन उसने मुझे पूरा बदल के रख दिया। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी वजह से ही कर रही हूँ। और उसने मुझे ये सिखाया है कि हर जीव को, इस धरती पर जितने भी जीव भगवान ने जन्मे हैं, उसको स्वाभिमान से रहने का हक। हम सिर्फ उनको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। कोई डॉग रात में क्यों रो रहा है, लेकिन वो क्यों रो रहा है कारण ही नहीं पता है। कई बार भूखे होते हैं, दिन भर खाना नहीं मिला है, कई बार 2-2, 3-3 दिन भूखे रह जाते हैं। ये हर एरिया में तो फीडर्स नहीं है ना अभी भी। 6 साल की जर्नी में लोग कैसे मिले आपको? लोगों ने आपको सपोर्ट किया? बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला है, लेकिन जितना भी मिला है वो भगवान की दया से अच्छा मिला है मुझे, मैं ये कहूंगी। क्योंकि हमने इतना करने की कोशिश करी है कि जो सोसाइटीज अगेंस्ट थी डॉग्स के, वो फेवर में हो गई। आप विश्वास नहीं करोगे, 6 साल में हमारे एक भी झगड़े नहीं हुए। अगर कोई कह रहा है कि यहाँ खाना नहीं खिलाओ तो आप उसका सोल्यूशन निकालो कि क्यों खाना नहीं खिलाओ यहाँ पे। आप मुझे बताओ, वो कह रहे हैं यहाँ बस आती है, स्कूल के बच्चों की बस आती है, ओके ठीक है अंकल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताओ मुझे, मेरे को कहाँ खाना खिलाना है, मैं वहां खिला लूंगी। आप मुझे जगह बताओ। देखो, खाना नहीं रोक सकता, लेकिन मैं आपकी बात भी मानने के लिए तैयार हूँ। आप झगड़ा मत करें, आप उनकी बात मान लो, वो आपकी बात मान ले। यू हैव टू कम एट अ मिड पॉइंट। फीडर्स को सोसाइटी में कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, फीडर्स को सपोर्ट मिलता है क्योंकि मुझे मिला है। सोल्यूशन जब आप लेके जाओगे ना तो आपकी बात सुनी जाएगी और झगड़े की जरूरत नहीं होती है। आप प्यार से बात करके, ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो आप बात करके सॉल्व नहीं कर सकते प्यार से। पर ऐसे भी लोग हैं जो आज भी फीडर्स के जो बर्तन है वो तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। देयर आर एक्सट्रीम्स इन दिस सोसाइटी, एक्सट्रीम्स हैं। आपको इस तरफ भी एक्सट्रीम मिलेंगे और इस तरफ भी एक्सट्रीम मिलेंगे। तो जो अगेंस्ट है आज भी, उनको आप क्या समझाना चाहते हो? जो अगेंस्ट है, मैं उनको ये कहूंगी कि देखो, आप थोड़ी सी इंसानियत रखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्यार करने लगो, कोई बात नहीं, डर लाजमी होता है। बहुत से लोग डरते हैं डॉग से, एक टाइम पे मैं भी डरती थी। जिनको डर होता है वो, आप उनको ये नहीं कह सकते अरे आप डरते क्यों हो, आप ये नहीं कह सकते। जिनको डर है उनको डर है, रिस्पेक्ट दैट। लेकिन आप नफरत मत करो। कोई दूसरा दे रहा है उसको मना मत करो। खाना और पानी एक बेसिक नेसेसिटी है हर एक की जिंदगी में। आप खुद को उनकी जगह पे एक बार रख के देख लो। अगर आज की डेट में आप एक दिन फास्ट रखते हो, आप कितने चिढ़ जाते हो एंड ऑफ द डे तक कि आपको खाना नहीं मिला आज। आप एक दिन वाटर फास्टिंग करके देख लो, आपको कितना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर वो बच्चा जो सड़क पर है, जिसको 3 दिन से खाना नहीं मिला है, वो इरिटेट नहीं होगा, वो चिढ़ेगा नहीं। वो भी तो एक जीव है ना।
फूड एंड वाटर तो बेसिक हर जीव डिजर्व करता ही करता है। मुझे लगता है थोड़ी सी इंसानियत हम सब में होनी चाहिए, और हम सब हर धर्म की बात करते हैं और हर धर्म में यही सिखाया गया है कि एवरी क्रीचर ऑन दिस अर्थ दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड इज गॉड्स क्रिएशन। आप इसको रिस्पेक्ट करो ना। मैं नहीं कह रही आप प्यार करो, बट नफरत भी मत करो। अच्छा, आपने ड्यूक का नाम लिया, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे वो आपकी दुनिया में आया, कैसे उसने आपकी थिंकिंग को बदला, या मैं ये कहूँ कि आपकी दुनिया को बदला, जिससे आपने अविशा एसोसिएशन खड़ा किया। सी ड्यूक बहुत छोटेपन से मेरे पास आया था, जब मैं बहुत डरती थी डॉग से। वो पोजेसिव था मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा। उसको ये था कि बस ही इज माइन, तो उनके पास अगर आसपास कोई भी जाता था गुस्सा आ जाता था कि इसके पास मत जाओ बस कोई भी। तो इतना ज्यादा इस लेवल तक आ गया था। वो हमारे साथ 8 साल रहा। Actually got a flower for him, a rose for him, and he was playing with me, and suddenly within minutes he fell sick. And जब मैं फीडिंग के लिए जाया करती थी ना, तो वो बालकनी से ना मुझे वो देखा करता था बालकनी से कि ये खाना दे रही हैं, या ये she's taking care of this thing, all the dogs and all the animals on the road. तो मुझे वो हमेशा ध्यान में रहता था। एंड जब ये उस दिन जब बीमार पड़ा एंड वी रश्ड हिम टू द डॉक्टर, few hours he passed away. We did the surgery and everything at Max Fits, but he didn't survive, and it was a great loss for us. And मिस करते हो बहुत ज़्यादा अभी भी, बट फॉर फ्यू आवर्स आई फेल्ट दैट आई वांट टू लीव एवरीथिंग, मुझे नहीं करना। बट देन माई हस्बैंड सैट डाउन विद मी एंड ही सेड, व्हाई डू यू से सो, बिकॉज वट एवर यू वर डूइंग वाज फॉर बिकॉज ऑफ हिम ओनली, देन व्हाई आर यू सेइंग सो। एंड देन आई रीथॉट, मैं पूरा मेरे पास रिकैप आया उसका कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, क्यों शुरू किया था। एंड देन आई सेड नो, आई कांट स्टॉप, इट्स बिकॉज ऑफ हिम ओनली। और जिस दिन ड्यूक गया है उसके ठीक 2 दिन बाद मेरे पास एक रेस्क्यूड जर्मन शेपर्ड की कॉल आई है कि आप प्लीज उसको रेस्क्यू कर लो, क्योंकि उसको कोई बेंच से बांध के चला गया है और उसको कोई रेस्क्यू करने के लिए तैयार नहीं है, और वो बहुत अग्रेसिव हो रहा है। और उसको मैं घर लाई, यू वोंट बिलीव, वो सबसे अग्रेसिव हो रहा था, बस मेरे साथ धोख के था, पता नहीं क्यों। वो भी जर्मन शेपर्ड था और मेरे घर पे आया और मेरे साथ ओके, और बाकी सबको काट रहा। मैंने कहा ये इट वाज वेरी ईरी कि ठीक 2 दिन बाद मतलब कैसे, और पता नहीं मैंने कहाँ से हिम्मत जोड़ी कि मैं रो भी रही हूँ, मैं मतलब ग्रीव भी कर रही हूँ, और फिर भी मैं रेस्क्यू पे जा रही हूँ। तो आपको लगा कि ड्यूक आपकी जिंदगी में वापस आ गया? नहीं, मुझे ये नहीं लगा, पर मुझे ये लगा कि somehow he is guiding me कि you can't stop. But you won't believe, after that the rescues didn't stop. मतलब मेरे को एवरी डे कॉल आने लगे अबैंडन डॉग्स के, एंड टुडे आई हैव अराउंड 12 रेस्क्यूज एट माय प्लेस। एंड लिटरली अभी मैं 3-4 को अभी अडॉप्ट करा चुकी हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग देम अडॉप्टेड, मोर ऑफ देम। आपने पहले फीडर से स्टार्ट किया, फिर आपने रेस्क्यू स्टार्ट किया, तो फैमिली का आपको सपोर्ट थ्रू आउट पीरियड में? नहीं, थ्रू आउट स्टार्टिंग से। I'm very very lucky to have all the support of my family, क्योंकि ये काम नहीं है। See, अगर आप इसको एक काम की तरह लोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ले लो, मेरे लिए ये काम नहीं है, इट्स नॉट अ जॉब दैट आई एम डूइंग, सो आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यू। यहाँ पे मेरा सिर्फ इट्स ओनली फॉर गिविंग अवे, सो माई हार्ट लाइज हियर। आप अपनी एनजीओ को जिस दिन लाइवलीहुड बना लोगे, आप करप्ट हो जाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप वहां से अर्निंग सोच रहे हो ना, कमा लें कुछ। मतलब लोग अपने दिमाग की ज्यादा सुनते हैं, दिल की कम सुनते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, फिर आपकी मेंटालिटी उसी तरह से काम करने लगती है ना कि अब तो मुझे यहाँ से कमाना है, फिर आप कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चलाने लगते हो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि स्कूल्स में सोशल को लेकर के कुछ पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए बच्चों को? डेफिनेटली हमारे टाइम में तो होता था सोशल स्टडीज तो था, बट वो एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा करके खत्म कर दिया जाता था। जो बेसिक जो टीचिंग होती है सोशल के बारे में, जैसे मैंने जो सीखा वो ये कि ह्यूमैनिटी इज द अल्टीमेट रिलीजन। यस, पर वो मैंने
बहुत लेट सीखा। अगर ये मैंने बचपन से सीखा होता तो शायद मेरी थॉट प्रोसेस और डेवलप हो जाती अब तक। ट्रू। स्कूल्स में देखा है कि बस सिलेबस को खत्म करने पे फोकस किया जाता है, बट जो एक बेसिक शिक्षा होती है ना सोशल के बारे में, सोशल मतलब कि आपको दूसरे की फिक्र करनी चाहिए, आपको जो बेजुबान है उसको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। जैसे बच्चों को सोशल जगहों पे ले जाना, एक ओल्ड एज होम में विजिट कराना, या किसी जहाँ पे विमेन काम करती हैं उस जगह को विजिट कराना, या एनिमल शेल्टर में विजिट कराना कि व्हाट ऑल हार्डशिप्स द एनिमल्स आर गोइंग थ्रू। ऐसी जगहों पे विजिट कराने से बच्चों की बहुत आंखें खुलती हैं। पढ़ तो लिया, लेकिन जब तक आप आंखों से देखोगे नहीं तब तक वो आपके जहन में उतरता नहीं है। सोसाइटीज में या बाहर वो क्या सीखते हैं कि किसी भी कुत्ते को अगर आ रहा है पास में तो मार दो से, मतलब भगा दो मार करके। अगर वो खाने के लिए आपकी तरफ देख रहा है तो उधर से अपना मुंह फेर करके और चले जाओ। तो अगर जैसे आपने बोला ना कि प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है, एक तरफ देखें तो बच्चा सीख रहा है क्या कि डॉग्स के साथ या किसी भी बेजुबान जानवर के साथ ऐसा बिहेव करो, यही सूट करता है। एक तरफ जो बच्चा स्कूल में जिसको सीखना चाहिए कि भाई अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका अंजाम ये होगा। अगर आप किसी डॉग के ऊपर एसिड फेंक रहे हो ना तो उसका अंजाम ये है, वो बच्चा पता नहीं कितने सालों तक सफर करेगा। राइट। तो स्कूल में बच्चों को इतना तो एटलीस्ट एजुकेशन दें, या फिर बाहर जाकर के किसी एनजीओ में विजिट कराएं जिसमें वो खुद देखें और खुद डिसाइड करें कि उन्हें बड़े होकर के करना क्या है। डेफिनेटली इवन आई फील सो। इतना प्रेशर वो बनाते हैं कि आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर की पढ़ाई के पीछे प्रेशर बनाएंगे, इंजीनियर की पढ़ाई के पीछे प्रेशर बनाएंगे। बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है ना वो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। अगर बच्चे को हर चीज थोड़े थोड़े बताई जाए तो वो खुद चूज करे कि उसे बड़े होकर के करना क्या है। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में अगर हमें ये सब पढ़ाया गया होता पहले तो शायद हम हमारे हर समाज से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है उन सबके पास जाता। तो आज ये जो जरूरत है ना रेस्क्यू करने की, फीड कराने की, मुझे नहीं लगता फिर शायद जरूरत पड़ती। आज की डेट में जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप सारे डॉग्स को उठा लो, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, हाँ। उनका ये कहना है कि जो पब्लिक प्लेसेस पे जैसे बस स्टैंड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ऐसी जगहों से डॉग्स को हटा देना चाहिए ना। हाउ दिस वर्क्स इज, अगर आप इन डॉग्स को हटा दोगे तो जो और डॉग्स हैं अलग किसी और एरिया के, जैसे ही वो एरिया खाली होएगा ना, और डॉग्स उस जगह को आके घेर लेंगे और ये चलता रहेगा। आप फिर उन डॉग्स को हटाओगे, फिर और डॉग्स आके उस जगह को घेर लेंगे, फिर आप इनको हटाओगे और डॉग्स आके घेर लेंगे। इट इज अ कंटिन्यूअस लूप। सो वो एरिया कभी खाली नहीं रहने वाला है। तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, आप और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, ऑलरेडी स्टरलाइज्ड डॉग्स को उठा रहे हो, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व है। वो स्टरलाइज्ड हैं, वैक्सीनेटेड हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं, आप उनको क्यों छेड़ रहे हो? तो हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप ऑलरेडी सी द एबीसी रूल इज इन प्लेस। पार्लियामेंट में ऑलरेडी ये हम लोग ने, सरकार ने ये पास किया हुआ है कि एबीसी रूल आप फॉलो करो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट एबीसी रूल ही फॉलो नहीं हुए हैं। एबीसी रूल क्या है? एनिमल बर्थ कंट्रोल। ओके। तो क्या हुआ है, जब सरकार पैसा देती है म्यूनिसिपैलिटीज को कि आप बर्थ कंट्रोल करिए, आप डॉग्स को पिक करिए जो स्टरलाइज नहीं है, उनको स्टरलाइज करिए, उसके बाद उनको वैक्सीनेट करके जिस जगह से उठाया है उसी जगह दोबारा छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस है। म्यूनिसिपैलिटीज पैसा खा के बैठ जाती हैं और काम नहीं करती हैं, जो सालों से हुआ है। कोविड के दौरान जब सब कुछ ठप था, दे डिडंट डू एनी स्टरलाइजेशन इन नोएडा, सब कुछ बंद था। हमने अपने पैसों से फ्रेंडिकोस को पैसे दे के स्टरलाइजेशंस कराए हैं। मेरे एरिया में 100% स्टरलाइजेशन है इस वक्त, नॉट अ सिंगल पपी इन 6 years। कैसे हुआ अचीव? जब हम कर सकते हैं 3 सेक्टर्स में, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? इट इज पॉसिबल।
आप करके तो देखो, आप पैसा खा के बैठोगे तो कैसे होगा यार। आप करना नहीं चाहते हो। काफी लोगों ने तो प्रोटेस्ट भी किया ना इस जो ये नियम लागू हुआ था। प्रोटेस्ट करने से होगा क्या? प्रोटेस्ट करने से भी कुछ नहीं हो रहा ना। प्रॉब्लम ये है, द सोल्यूशन इज नॉट देयर। एबीसी रूल इज इन प्लेस। आपको सिर्फ सिंपल सुप्रीम कोर्ट को ये समझना है कि आपको सिर्फ एबीसी रूल्स फॉलो करने हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये करना था कि उनको म्यूनिसिपैलिटीज को होल्ड करना था कि भाई तुम लोगों ने इतने साल से अपना काम नहीं किया है, काम करो अपना। उनको नहीं पकड़ा। तो इसके ऊपर तो कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई होगी? कोई रिपोर्ट नहीं है, सब फेक रिपोर्ट सारे स्टेट्स ने दी है कि हमने इतना काम किया, इतना काम। दिखाने में क्या जाता है? आप दिखा दो कि हमने इतना किया है, कौन देखने जा रहा है? कौन, कहाँ प्रूफ है? कोई प्रूफ ही नहीं है। आप जाके हालत देख लीजिए एबीसी सेंटर्स की, बहुत बुरी है। आज एनिमल मेरे ख्याल से स्पेस ही नहीं है इतना। तो नहीं, स्पेस नहीं है, और एनिमल्स के लिए कोई प्रॉपर वेटनरी सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये डॉग्स को उठाते हैं और कहाँ लेकर के जाते हैं? एक बड़ा सा रूम होगा जहाँ पे ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे, ना कोई प्रॉपर यूनिट होगी। बस आप उनके ऑर्गन्स को उनको ऑपरेट करके आप उनको गंदी फिल्दी जगह पे रख दोगे, और वहीं आप सोचिए, आप बिना खाना पानी के उनको, बिना मतलब ऑपरेट करने के लिए आप उनको हेल्दी तो होना चाहिए कम से कम। उनका एक ब्लड टेस्ट तो करोगे हेल्दी ऑपरेट करने से पहले कि वो ऑपरेशन लायक हैं कि नहीं है। आपका और मेरा कोई ऑपरेशन होने जा रहा हो तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट देता है, इनका एक बेसिक ब्लड टेस्ट भी नहीं होता ऑपरेशन से पहले। कितने बेचारे तो ऑपरेशन थिएटर में ही मर जाते हैं। सो इट्स बैड। सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू किया था वो चल रहा है। हाँ, अभी वो ही चल रहा है, अभी हटा नहीं पाए और ये हटा भी नहीं पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप बताइए ना, आप रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है प्लेटफॉर्म, आप कैसे पकड़ोगे? आप कैसे हटाओगे? कहीं और से कोई और डॉग आ जाएगा, आप क्या करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। टेम्परेरी उन्होंने कुछ लोगों के पिटीशन से पीपल प्लीजिंग काइंड ऑफ दिस थिंग कि हमने ये निकाल लिया है बस। तो अगर आपको सरकार को कुछ कहना है तो आप क्या कहोगे? मैं सरकार को सिर्फ इतना कहूंगी कि आप सारे स्टेट्स को टाइट करो और सारी म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं जिनका ये काम है एबीसी को करना, आप वो एबीसी ठीक से करें। सी, फीडर्स आर नॉट द प्रॉब्लम। मैं एक बेसिक चीज कह रही हूँ, फीडिंग लीड्स टू स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। आई टेल यू हाउ। बहुत सिंपल सा चीज है। जब मैं किसी डॉग को फीड करती हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डॉग मेरे से दोस्ती कर लेता है। जब वो मुझसे दोस्ती करता है तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं उसे गोदी में उठा के उसे वैक्सीनेट भी कर सकूं और उसे स्टेरिलाइजेशन के लिए भी भेज सकूं। जब वैन आती है ना कैच करने, तो वो भी 100% पक्का नहीं होता कि उसे कैच कर पाएगी, लेकिन मैं 100% उसे कैच कर पाऊंगी। ट्रस्ट बन जाता है आपका। एग्जैक्टली। सो दैट्स हाउ फीडर्स हेल्प। सो फीडर्स आपके दुश्मन नहीं है, ये समझना पड़ेगा। फीडर्स को जिस दिन आप दुश्मन ना समझ के आप ये समझने लगोगे कि ये दे आर देयर टू हेल्प यू, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। फीडिंग तो हेल्प कर रही है। फीडिंग लीड्स टू स्टरलाइजेशन, लीड्स टू वैक्सीनेशन। इट्स अ सर्कल। मैंने ऐसे ही अपने पूरे एरिया में 100% स्टरलाइजेशन कराया है। 6 साल में 100% स्टरलाइजेशन हुआ है। और क्या कॉस्ट आता है एक डॉग को स्टरलाइज करने में? 1500 दे के फ्रेंडिकोस को पर डॉग कराया था। यही चार्जेस होते हैं। बाकी नोएडा अथॉरिटी ने 94 सेक्टर में इनको टू स्टरलाइज ऑल द नोएडा डॉग्स, तो वो लोग करते हैं। तो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं, उनको तो वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं? वो कोई चार्ज नहीं लेते। अच्छा। उनकी वैन आएगी, कैचिंग वैन होगी। अगेन दे आर नॉट 100% कैचर्स। वो कभी उनसे छूट जाएगा, भाग जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन मेरे को गोदी में उठाया, वैन में डाल दिया, क्योंकि वो मुझे पहचानता है। ही ट्रस्ट मी, तो वो ऐसे ही गोदी में आ जाएगा।
और ये जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उनका जो शेल्टर या फिर जो प्लेस उनके असाइन की गई है वो हाइजीन होती है, मतलब मेंटेन रखते हैं? मैम नोएडा अथॉरिटी मेंटेन कर रही है उनको, मतलब इट्स अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, तो अभी तक तो इट्स गोइंग वेल। आपने विजिट किया वहाँ हाँ पे? मैंने विजिट किया है, इट्स डूइंग वेल, ओके। सो इट्स गुड। तो रचिता जी, जैसे हम फीड कराते हैं डॉग्स को या काउस को, तो फीड में आप नॉनवेज सर्व करते हो या वेज? सी आई एम अ वेजिटेरियन फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं बिल्कुल भी नॉनवेज किसी भी उसके फेवर में नहीं हूँ। मेरे खुद के डॉग्स जो हैं घर पे वो वेजिटेरियन हैं, तो मैं उनको भी नॉनवेज नहीं देती हूँ। और लेकिन जो हमारे सड़क पे बच्चे हैं उनके लिए मैंने सोया डाल के ट्राई किया था जब हमने शुरुआत करी थी, बट हमने ये देखा कि वो बच्चे खाते ही नहीं है सोया। बहुत बड़ा सवाल है कि हम एक बेजुबान को फीड करने के लिए दूसरे बेजुबान को पहले मारते हैं, फिर उसको फीड कराते हैं। एब्सोल्युटली। सबसे ज्यादा जो कंज्यूम किया जाता है वो है चिकन, सबसे ज्यादा, और उन्हीं को सबसे ज्यादा ब्रीड भी किया जाता है। लाइक अभी आप देखोगे तो जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप चिकन्स देखोगे बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें से फीमेल होता है क्योंकि वो उनके लिए प्रोडक्टिव होते हैं, उनको रखते हैं और मेल को बाहर निकाल देते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि वो वैसा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए या फिर डॉग्स को वेज फूड खिलाना बिल्कुल चाहिए? नहीं करना चाहिए वो प्रोसेस फॉलो, एंड इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉग्स भी वेजिटेरियन टर्न हो सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जब मेरे बच्चे धीरे धीरे हो गए वेजिटेरियन तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और प्रोटीन और उसके और भी सोर्सेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो सड़क के बच्चों को तो जो मिलता है वो खा लेते हैं, तो शायद उनको वो आदत पड़ गई है क्योंकि रेडिली अवेलेबल है सड़क पे, जो भी वो खा रहे हैं वो तो उनको वही आदत पड़ी हुई है। पर घर के बच्चे तो ऑफ कोर्स आप जो दे रहे हो वो खा लेंगे। और रही बात चिकन को ब्रीड करने की, तो यस, इस दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो बर्ड्स अवेलेबल हैं वो चिकन ही है। और वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि उनको ब्रीड किया जा रहा है, वरना बर्ड्स में वो चिकन थोड़ी होते। और तरह की बर्ड्स भी तो अवेलेबल हैं, लेकिन चिकन को तो हम ब्रीड ही उनको खाने के लिए कर रहे हैं। तो लोगों को ये सोचना होगा कि नहीं, अगर आप उनको नहीं खाओगे तो इतने नहीं होंगे इन नंबर, और उनको ब्रीडिंग भी उनकी बंद हो जाएगी। मतलब लोग सोचते हैं कि अगर हम चिकन खाएंगे नहीं तो सड़क पे मुर्गियां दिखेंगी। ऐसा हमें कुछ नहीं है, वो ब्रीड ही इसलिए हो रही है बेचारी ताकि वो खाई जा सके, तो उनको खाने के लिए ही तो ब्रीड किया जा रहा है ना, तो दैट इज रॉन्ग ना। आप खाना बंद कर दो। किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कराने के लिए आप ऐसे इंसान से बात करवाते हो जिसकी बात सुन करके लोग इन्फ्लुएंस हो जाते यार हैं। मैं कहती हूँ आप एक बार ना किसी भी कसाई खाने में चले जाओ, जस्ट गो एंड सी कैसे रखे गए हैं वो बच्चे, कैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आपको खुद पता, आप यू विल गिव अप। अगर आप इंसान होगे ना, आप गिव अप कर दोगे, आप नहीं खाओगे उसके बाद। अगर आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत होगी ना, आप एक दिन कसाई खाने में घुस के देख लोगे, आपसे दूसरे दिन से नहीं खाया जाएगा वो। एक छोटे से पिंजरे में मेरे ख्याल से 10 से 20 कोई नहीं मरना चाहता। कौन सा जीव मरना चाहता है यार इस दुनिया में? कौन अपनी मौत का इंतजार करते हुए अपने देख रहा होता है कि मेरा एक दोस्त जा रहा है और मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, अगला नंबर मेरा है? Who likes it? और ये मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग बोलते हैं कि चिकन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो चिकन होता है वो तो मीट खाता ही नहीं है। मतलब वो खुद वेजिटेरियन है, उसको खाने से आपको प्रोटीन मिल रहा है। इतने ज्यादा मैं ऐसे लोग बता दूंगी जो वेजिटेरियन है, वीगन है, और जो प्रोटीन सोर्स और जगहों से ले रहे हैं। कितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं ऐसे जो अलग अलग जगहों से प्रोटीन सोर्स लेते हैं। इतने सारे ब्रांड्स जो ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं मीट के लिए, आप उसको देख लो, KFC देख लो, खुलेआम मार्केटिंग हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब ब्रांड्स की बनाई हुई चीजें हैं। दूसरी तरफ वेजिटेरियन को लेकर के कोई मार्केटिंग ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं कि भाई इसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि इसका एक मार्केट बना हुआ है ना। इनके सबके धंधे बंद हो जाएंगे। आपको पता है मीट का कितना बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, ये सब बंद हो जाएगा। जब ये कानून आया था कि डॉग्स को कुछ पब्लिक जगहों से उठाया जाएगा, उनको शेल्टर में डाला जाएगा, बट कुछ दिनों बाद मैंने
ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें डॉग को मारा जा रहा है, एक जगह पे स्टैक किया जा रहा है डॉग्स को मारने के लिए। आपने देखा वो वीडियो? तो वो क्या था? मैं कहूंगी कि क्रूरता पहले भी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ना क्रूरता बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को ना थोड़ी हिम्मत आ गई है खुलेआम करने की। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हु इज सपोर्टिंग देम। आई विल नॉट से गवर्नमेंट, आई विल जस्ट से कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए वो नहीं करूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कुछ ऐसा। गवर्नमेंट का कोई वो नहीं रहा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चल रहा था ना मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे ऐसे जजेस ने स्टेटमेंट्स पास किए हैं जिनको लोगों ने के हथियार बना के लड़ाई झगड़े किए हैं और क्रूरता करी है। सो इट इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट जब जजेस इतने सीनियर हैं और इतने बड़ी पोस्ट पे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने पास किए कि फीडर हैं तो अपने घर पे जाके खाना खिलाएं। मतलब इतने सीनियर लोगों को इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता ना, अच्छा नहीं लगता। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हो? आप एक बात बताओ, किसी भिखारी को आप दान देते हो तो आप ये कहते हो कि उस भिखारी को आप दान दे रहे हो, उसको घर ले जाओ। इट्स द सेम थिंग ना। आप ये नहीं कहोगे ना कि उसको घर ले जाओ। दान तो दान होता है ना, चाहे वो जीव को दान दे रहे हो चाहे इंसान को दान दे रहे हो। जब मैंने वो रील देखी तो उसमें लोगों ने बोला कि इनको इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि चाइना में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, यूलियन फेस्टिवल। हाँ, उसमें डॉग्स का मीट ही खाया जाता है, तो इसलिए चाइना को खुश करने के लिए इंडिया जो है सप्लाई कर रही है डॉग का मीट टू चाइना। बीच में ये बात आई थी, बहुत करीब 2 साल पहले एक बिल आया था, गवर्नमेंट ने वो किया था, पर उसको फिर रद्द कर दिया था गवर्नमेंट ने, जब बहुत हाहाकार मचा था। हम लोगों ने साइन वाइन किए थे पेटिशंस, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको रद्द कर दिया था। तो उसके बाद से तो गवर्नमेंट ने इस बात को दोबारा उठाया नहीं है। तो आई कांट से मच अबाउट इट अनलेस कि दोबारा ये बात उठे। तो या तो वो बिल दोबारा पास हो या कुछ हो तो मैं इस बारे में कुछ कह सकती हूँ। तो अभी जब तक गवर्नमेंट दोबारा उस बिल को पास नहीं करती, मैं कैसे कह दूं कि गवर्नमेंट ऐसा ही सोच रही है। यू नो व्हाट आई मीन? या तो गवर्नमेंट कुछ क्लेम करे या कुछ कहे कहीं पे, तो गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं है। हाँ, 2 साल पहले जरूर इस तरह का बिल आया था, जब लाइव स्टॉक बिल आया था, जब ये इन सारे डॉग्स को और इन सबको जो है ट्रांसपोर्ट करने की बात हो रही थी। पर उस पे पेटिशन हुई थी और फिर सबने साइन किया था, तो ये खारिज कर दिया गया था। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप रेस्क्यू भी करती हैं, तो रेस्क्यू के लिए आपके पास कॉल आता है, लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, तो क्या ये एक पर्टिकुलर एरिया है या फिर आप कहीं से भी रेस्क्यू आ जाता है? नहीं, हम कहीं से भी करते हैं, हम वेस्ट दिल्ली से भी करके लाए हैं रेस्क्यू। हाँ, तो लोग आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं रेस्क्यू? नंबर पे आता है कॉल, मेरे नंबर पे कॉल आता है। और कितना मुश्किल है रेस्क्यू करना? मतलब लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, बस कॉल आएगा, जाएंगे, देखेंगे, पकड़ के ले आएंगे। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। देखिए, रेस्क्यू करना मुश्किल नहीं है, रेस्क्यू के बाद का सफर मुश्किल होता है। उसके लिए फंड्स इकट्ठा करना, उसकी रिकवरी, वो सब मुश्किल होता है। ओके। रेस्क्यू करके लाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो हम कर लेंगे। मतलब बच्चों को आप पकड़ लेते हो? हाँ, हम कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं। और उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि उसको लेके आएंगे, हम डॉक्टर के पास लेंगे, हम प्राइवेट क्लिनिक में दिखाते हैं। हमारा एक प्राइवेट क्लिनिक से टाई अप है, वो थोड़ा हमें नॉमिनल चार्जेस पे हमें हमारे बच्चों को देख लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ जाते रहते हैं। इतने ज्यादा रेस्क्यूज हमारे वहाँ जाते हैं कि अब उन्होंने हमारे लिए एक रेट फिक्स कर दिया है कि भाई चलो, आप इतने ज्यादा केसेस लाते हो कि हम आपको नोएडा में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है ना, जो वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। एक्सरे कहाँ कराओगे? एक्सरे ही नहीं है। आप ये जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है, उनके पास एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। ओह, तो आप कहाँ ले जाओगे? आप प्राइवेट क्लिनिक ले जाओगे। एनिमल हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन ही नहीं है? क्या हालत है वहाँ की? बहुत बुरी हालत है। फिर भी वहाँ पे लोग जाते हैं? हाँ, तभी तो बच्चे बचते नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जो रेस्क्यू अगर आप भेजोगे तो बच्चे बचते नहीं है 1-2 दिन से ज्यादा। क्यों ऐसा? कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आपने वहाँ पे बीमार बच्चा भेजा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या कर लेंगे वो लोग?
जब फैसिलिटीज ही नहीं है तो क्या कर लेंगे। क्योंकि एक और चीज भी है कि लोग डॉग्स की तरफ ज्यादा अग्रेसिव है, गाय की तरफ नहीं है। गाय की तरफ आज भी लोग थोड़े वो मतलब मैनेजेबल है कि गाय को आप खिला, जैसे आज भी अगर आप चंदा मांगने जाओ ना तो गौ सेवा के लिए दे देंगे, पर डॉग सेवा के लिए नहीं देंगे। आप कभी भी नोटिस करना। क्यों ऐसा? लोगों की मेंटालिटी है कि गौ सेवा इज ओके। भैरव भी तो हमारे सनातन का ही एक हिस्सा है ना, ज्यादा मतलब उसको रिलीजियस एंगल देना चाहते हो तो आपके राहु केतु शनि भी तो शांत हो रहे हैं, तो वो चीज नहीं सोचते लोग। अगर मैं ये कह रही हूँ कम से कम रिलीजियस एंगल से ही सोच लो, अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो, इस तरह से प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो। अगर नोएडा में किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम पेज है एक तो अविशा एसोसिएशन का, दूसरा मेरा खुद का पेज भी है रचिता विश्वकर्मा, और बाकी मेरा नंबर है उस मेरी वेबसाइट पे avisha.co.in पे, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, रेस्क्यू मतलब रेस्क्यू के लिए। हाँ, एंड देयर इज नो कॉस्ट फॉर रेस्क्यू। नो कॉस्ट फॉर रेस्क्यू, बस कोई ऐसी सपोर्ट कर दे तो कर दे उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि फर्दर बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जर्नी आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी अपने सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको फीड कराना है, उनको भी मतलब आगे आना है ताकि वो भी इस जर्नी का हिस्सा बन सके। तो उन फीडर्स के लिए आप क्या मैसेज दोगे और कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? मैं उनके लिए यही कहूंगी कि आप ज्यादा से नहीं, आप 2 से शुरू करें। आप 2 से शुरू करोगे तो 2 से 4 होंगे, 4 से 5 होंगे। आप छोटे से शुरू करो, अपने आप काफिला बढ़ता जाएगा तो बस यही है कि बाकी जब 2 को देखेंगे डॉग्स तो 4 अपने आप आके उनसे जुड़ जाएंगे, और ऐसे ही करके वो वाइब्स पकड़ लेते हैं। डॉग्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपनी आपकी वाइब्स को पकड़ते हैं और वो आपके पीछे पीछे, फिर आप जहाँ जाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको हर जगह पाएंगे। तो कंटिन्यूसली लेकिन करना पड़ता है, दिन में 2 बार ही? नहीं, 1 बार, दिन में 1 बार, दिन में 1 बार फीडिंग, एक ही बार फीड कराना? एक ही बार फीड कराना होता है। ओके, सुबह या शाम को? या सुबह या शाम, आप एक टाइम देखिए, हम ज्यादातर ऑड टाइम पे कराते हैं जिस समय लोगों का मूवमेंट कम हो, ताकि एक तो लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी फीडिंग भी आराम से हो जाए। तो क्या होता है, जैसे डॉग्स जिस समय खाना दे रहे हो सकता है कुछ डॉग्स ऐसे हों जो खाना स्पेसिफिकली खाना खाते वक्त अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खाने के अलावा उनकी लाइफ में और कुछ है नहीं। तो कई बार खाना खाते वक्त डॉग्स ग्राउल कर सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऑड टाइम्स पे करें, या तो बिल्कुल देर रात करते हैं हम लोग फीडिंग, या फिर अगर गर्मियाँ समर्स होती हैं तो बिल्कुल भरी दोपहरी में करते हैं, धूप होती है जब लोग नहीं होते बाहर, कोई बच्चा नहीं होता बाहर, बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, तो ऑड टाइम्स पे फीडिंग करिए। ओके। और डेली करें ताकि उनका ट्रस्ट बना रहे। आपने कहा कि धूप या फिर सर्दियों में आपने बोला कि हम देर रात से करते हैं, गर्मियों में आप धूप में करते हो, दोपहर में करते हो, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा कि बारिश में भी सड़क पर रहना, धूप में भी सड़क पर रहना, सर्दियों में भी सड़क पर रहना। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हम कोई शेल्टर बना सकते हैं? शेल्टर यानी कि जैसे डॉग हाउस बन जाता है, आई थिंक नीचे गद्दा लगा करके ऊपर से आप उसको कवर कर दो तो इजीली वो डॉग हाउस बन सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी के बाहर, हर सोसाइटी के बाहर ऐसा एक डॉग हाउस होना चाहिए? गाय के लिए पानी का बर्तन होना चाहिए, उनके लिए पानी का बर्तन होना चाहिए? हर सोसाइटी के बाहर तो डेफिनेटली होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि सोसाइटीज अपने आप में एक सक्षम है ये सब करने के लिए। हर सोसाइटी सक्षम है, इतना तो बेसिक कर ही सकती है कि एक पानी का बोल या एक ड्रम, ब्लू ड्रम्स आते हैं, उनको बीच में से काट के एक बाहर ड्रम रख दे और एक खाने का वो रख दे। हर सोसाइटी अपने घर अपने अपने उससे जो है, जो भी सब्जी जो भी बचती है गायों के लिए निकाल के रख सकती है, प्लास्टिक में ना रखे, ऐसे ही डाल दे, छिलके डाल दे, सब्जियों के छिलके होते हैं वो सब डाल सकती है, जिससे कि गायों का खाना बन जाए। डॉग्स के लिए अलग रोटी या वो सब डालने का एक अलग बना दे। बाकी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने तो जो है टैंकर हायर किया हुआ है,
तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे सोसाइटीज़ नहीं पहुँच सकती हैं, हमने उन जगहों पे ब्लू ड्रम्स लगाए हुए हैं और सीमेंटेड वाटर पॉट्स लगाए हुए हैं जो टैंकर आके भर के जाता है, जिससे कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, क्योंकि समर्स में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत होती है। इन लोगों को पानी नहीं मिलता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे डॉग्स मरते हैं। तो वो हमने कर रखा है। तो अगर कुछ लोग अपनी ही एरिया में इस तरह का कुछ जुगाड़ कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। पानी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समर्स में खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी हो जाता है, मैं बोलूँगी। तो पानी समथिंग जो हम बिल्कुल नहीं रोकते। हमारा टैंकर रोज आता है और पानी भर के जाता है। तो हमने करीब 60 ऐसे ब्लू ड्रम्स लगाए हुए हैं, तो जो डेली भरते हैं, जो डेली भर के जाता है। एंड वो कितने लीटर के हैं ड्रम? वो हमारा जो ब्लू ड्रम नहीं आता है 50-100 लीटर का, उसको हमने बीच में से काट रखा है और उसके हमने 2 ड्रम्स बनाए हुए हैं। ओके। तो हमने 2 वाटर स्टेशंस, मतलब वो 2 वाटर स्टेशंस ऐसे करके 60 बनाए हुए हैं। ओके। कितना बड़ा है। अगर किसी को अवीशा एसोसिएशन को सपोर्ट करना हो तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको? और एक बच्चे को फीड कराने की क्या कॉस्ट आती है, आप बताएंगे ऑडियंस को? कि हम 250 बच्चों को अभी खाना खिला रहे हैं और हमारे 250 बच्चों को खाना खिलाने का मंथली कॉस्ट इज अराउंड 15K। तो हमारा एक तो ये है कॉस्ट मेजर। दूसरा हमारा पानी का कॉस्ट है मेजर, जो हमारा टैंकर को हमारे जाता है, विच इज अगेन 15K, जो हमारा डेली आके भर के जाता है। और हमारे रेस्क्यूज की तो नेवर एंडिंग स्टोरी है विच कम्स टू अराउंड 30K पर मंथ। हमारा मिनिमम बता रही हूँ मैं, इतना तो चला ही जाता है पर मंथ। और इसके अलावा हमारा गाय का चारा डलता है जो हमारा 12K के आसपास है पर मंथ। अगेन दिस इज ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। हमारे फीडर की सैलरी वगैरह वो वी डोंट काउंट इनटू अकाउंट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये हम लोग खुद मैनेज कर लेते हैं। और हमारा वैन जो है वो हमारी अभी EMI पे है, जो हमारी रेस्क्यू वैन है वो अभी EMI पे चल रही है। तो ऑल दिस इज बेसिक हमारा कॉस्टिंग। हमें फिनेंशियली बहुत सपोर्ट चाहिए इस समय, क्योंकि हमें अभी 3 साल हो गए हैं और वी आर लुकिंग टू रेज CSR। like I said, not many corporates support animal welfare organizations, और it's a very sad thing, but unfortunately this is the truth। क्योंकि हमने बहुत से कॉर्पोरेट्स को अप्रोच किया पर अनफॉर्चुनेटली हमें सपोर्ट नहीं मिला है अभी तक, और we'll keep trying। अगर किसी को भी अवीशा एसोसिएशन को हेल्प करना है या उन बच्चों को आपको सपोर्ट करना है जिनको रचिता जी पिछले 6 साल से फीड करा रही हैं, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है फीड कराने की वो है 15K, और प्लस पानी, क्योंकि समर्स में पानी एक हमारी बेसिक नेसेसिटी बन जाती है, तो उसका कॉस्ट अराउंड अगेन 15K आता है। देन रेस्क्यू का जो कॉस्ट है वो 30K है, एंड जो गाय को जो चारा जाता है उसका कॉस्ट पड़ता है 12K। सो टोटल जो कॉस्ट है उसमें से अगर आप लोग कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी एक बड़ी बात है। उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है ताकि वो और बच्चों तक पहुंच सकें और उनको फीड करा सकें। कोई भी ऐसा एक रेस्क्यू जो आपकी लाइफ में सबसे मुश्किल रहा हो? हमारा सबसे मुश्किल रेस्क्यू जो हमें तोड़ दिया था जिस रेस्क्यू ने, वो थी उम्मीद। एक्चुअली उसको किसी ने कचड़े के सैक में कचड़े सहित चारों पैर बांध के और रात को करीब 1:30 बजे किसी जगह पे फेंक दिया था। तो हमें एक कॉल आया कि कोई बच्चे को, कोई पपी को शायद फेंक दिया है। तो मैं और मिताली भागते हुए अपने घर से निकले और घर के पास ही थोड़ी दूर पे था, 76 में ही। तो हम गए तो देखा, हमने उस कचड़ा निकाला और कचड़े में से रोती हुई उसका मुंह भी बांधा हुआ था, और उसको निकाला तो उसका मुंह खोला हमने टेप से, और उसको फिर पैर उसके खोले तो उसके पैर पता नहीं कितने दिन से बांधे हुए थे कि उसके पैर अकड़ चुके थे, ऐसे ही हो चुके थे, वो सीधे ही नहीं हो रहे थे। तो हम उसको रात को ही डॉक्टर के पास लेके गए। तो उसको ये इस बात को 3 साल हो गए हैं, उसको 3 साल लगे हैं, और आज भी वो इतनी ट्रॉमा में है। उसको मिताली ने ही अडॉप्ट कर लिया।
उसको कभी हमने शेल्टर नहीं भेजा, कहीं नहीं भेजा, अपने पास ही रखा। तो और आज भी वो बच्ची कभी कभी बैठे बैठे ऐसे ही पैनिक अटैक आ जाता है उसको। कैसे, मतलब लोगों के अंदर बिल्कुल मानवता खत्म हो गई है ऐसा लगता है। कैसे कोई इतनी दुर्गति किसी की कैसे कर सकता है? क्या आप बोलना चाहोगे ऐसे लोगों को जिनकी ना तो सोच अच्छी है और ना ही वो इंसान अच्छे हैं? क्या कहना चाहोगे? मेरे को यही कहना है कि आप सबने आज नहीं तो कल ऊपर जाना है, भगवान को मुंह दिखाना है। तो प्लीज कम से कम कर्म अपने ऐसे कर लो कि इस लायक तो रहो कि भगवान को मुंह दिखा सको। तो प्लीज प्लीज आप किसी को आपकी वजह से कष्ट हो ऐसा मत करो, क्योंकि हम सब ने नेक्स्ट लाइफ में वापस आना है और हमें नहीं पता कि हमें किस योनि में जन्म लेना पड़े और हमें क्या भुगतना पड़े। तो अपने प्लीज कर्म अच्छे रखो, बस मैं यही कहूंगी। तो बचपन से मैं एक गाना सुनती थी कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो आप अगर किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी को शेल्टर नहीं दे सकते हो, किसी को पानी नहीं दे सकते हो, कम से कम उसके साथ में ऐसा मत करो। जैसे आपको दुख होता है वैसे उसको भी उतना ही दुख होता है। रचिता जी, इसको क्लोज करने से पहले आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? एक आपका मैसेज आप जो उन तक, और दिल से बोलिएगा, जो भी आपके मन में है सब बोल दीजिएगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज अपने मन में, अपने दिल में इंसानियत रखो, उसको जिंदा रखो। और अगेन, नफरत मत रखो किसी के साथ, किसी भी जीव के साथ, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जीव हो, किसी के लिए भी मन में नफरत मत रखो। और अगेन मैं ये कहूंगी कि अगर भूखा कोई भी हो, किसी को खाना देने से मत रोको, क्योंकि खाना एक बेसिक नेसेसिटी है किसी के भी जीवन में। वो खाना आप देने से रोक रहे हो, मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि इसे खाना ना मिले और ये मर जाए। ये इंटेंशन है आपकी। तो आप इस सोच को प्लीज अपने मन से निकाल दो, क्योंकि खाना पानी अगर उसको मिलेगा तो वो खुद ही सुकून से एक कोने में बैठा रहेगा, सोएगा सुकून से, ना आपको परेशान करेगा ना किसी और को परेशान करेगा। एक हेल्दी, वेल फेड, वैक्सीनेटेड, स्टरलाइज्ड डॉग इज नॉट गोइंग टू बॉदर यू इन एनी वे। तो प्लीज आप इतना इतना मन अपना अच्छा रखो उनके लिए, इतनी सी दया रखो अपने भाव, अपने उसमें, अपने स्वभाव में उनके लिए। और दूसरी चीज कि हम अकेले बहुत थोड़ा कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारा कर सकते हैं। तो प्लीज कम टुगेदर एंड हेल्प अस इन वॉट एवर वे यू कैन। और मेरे को रतन टाटा जी का एक छोटी सी बात ऐसे याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि हम पैसे से ताकतवर नहीं होते, हम दया से ताकतवर होते हैं। और दया से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, ये उन्होंने कहा था। सो प्लीज अगर आप उनको अपना आइडल मानते हो, आप लोग जो भी, तो प्लीज दया भाव रखो और बी गिविंग इन लाइफ। हम जितना भी लाइफ में कमाते हैं ना, अगर आप देने में विश्वास रखते हो ना, ट्रस्ट में, आप लाइफ में कभी गरीब होगे ही नहीं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आज की सोशल बातचीत हमारी उन बच्चों की आवाज़ थी जो शायद हम रात को सोते वक्त सुनते थे। उनका वो रोना, उनका वो भौंकना, हमें लगता था कि ऐसे ही रात को भौंक रहे हैं, बट उसके पीछे का जो कारण था वो आज हमें पता चला कि उनको खाना ना मिलने की वजह से वो इतनी तकलीफ़ में रहते हैं, रात को रोते हैं। रचिता जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। ऐसे ही ये सोशल बातचीत चलती रहेगी। शायद हम दुनिया नहीं बदल सकते, शायद हम परिवर्तन नहीं ला सकते, पर अगर हम एक छोटी सी कोशिश करें, एक बच्चे को भी दिन भर का खाना ही दे दें, या उसके लिए एक बर्तन में पानी रख दें, तो उससे भी बहुत सारी बातें बदल सकती है, उससे भी बहुत कुछ बदला जा सकता है, बदल सकता है। आपके आसपास भी ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो सर्दी में
गर्मी में, बारिश में, धूप में ऐसे ही रोते होंगे, बीमारी से जूझ रहे होंगे, खाने की बिना घूम रहे होंगे। तो अगर आप उन बच्चों को एक टाइम का खाना भी खिला सकते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से और ज़्यादा करके हम सब मिलकर एक साथ उन बच्चों के लिए आवाज़ बन सकते हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं। अवीशा एसोसिएशन इतने सालों से ये काम बिना रुके कर रहे हैं। 250 बच्चे वो रोज़ उनको फीड कराते हैं, उनके लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। ये वो अपना काम नहीं समझते, ये वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। जैसे रचिता जी अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इसको रोज़ाना कर रही हैं बिना थके, वैसे ही आप और हम मिल कर के इस आवाज़ को और बड़ा कर सकते हैं। ये सोशल बातचीत यहीं पर नहीं रुकेगी, हम ऐसी आपके लिए और ढेर सारी बातें ज़रूर लेकर के आएंगे। आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ वैदेही, मिलते हैं अगली बातचीत पर।